ओके अभी हम बात करने वाले हैं ऐसे 330 के बारे में। ऐसे 330 किस बारे में बात करता है? ऑडिटर का रिस्पॉन्स टू दी असेस्ड रिस्क। मतलब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? रिस्क के बारे में। तो अभी हमने जब याद है अपने ने ऑडिट फ्लो देखा था, तो ऑडिट फ्लो में अपने ने अलग अलग तरीके के रिस्क देखे थे। जैसे इनहेरेंट रिस्क देखा था, कंट्रोल रिस्क देखा था, उसके बेसिस पे हमारा क्या निकल रहा था? रोमम निकल रहा था। ठीक है, फिर उसको यूज़ करके हम क्या कर रहे थे? नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर अपने डिसाइड कर रहे थे। ठीक है, एक अच्छा देखो, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कैसे ऑडिट फ्लो में हमने काम कैसे किया था। हमने सबसे पहले वॉक थ्रू लिया था। वॉक थ्रू लेने के बाद हमने देखा था कि अच्छा ये कंट्रोल है, अंडरस्टैंडिंग लिया था कंट्रोल का। कंट्रोल्स का अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद हम क्या करने गए थे? हमने इनिशियल लेवल पे, क्योंकि हमें नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट डिसाइड करना था, तो हमने क्या करा था बाद में फिर कंट्रोल का टेस्टिंग भी किया था। ठीक है, कि हमने देखा था कि जो कंट्रोल है वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। फिर ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमने डिसाइड किया था कि हमें कंट्रोल्स चेक करने हैं, तो कौन से करने हैं, क्या करने हैं, वैसा। ठीक है, हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल करने हैं सो दैट क्यों हम उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे? अपने आगे का ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड करने वाले हैं। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल बेसिकली क्या है? तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल में हम चेक करने जा रहे हैं एक ऑडिट प्रोसीजर जिसमें हम चेक करने जा रहे हैं क्या, कि हमारा जो कंट्रोल है वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं। तो टू चेक दी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल, कि भाई जो कंट्रोल हैं वो एक्चुअली में जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए और उसको करेक्ट करने के लिए ठीक है भी या नहीं। ठीक है, तो वो काम होता है किसका? टेस्ट ऑफ कंट्रोल का। अब हमने रिस्क निकाला असर्शन लेवल पे। असर्शन लेवल मतलब क्या? तो असर्शन लेवल वही अपना लेजर लेवल वाला, अकाउंट लेवल वाला। जैसे हमने एग्जांपल लिया था किसका? उसका लीगल चार्जेस वाला। ठीक है, तो वो लीगल चार्जेस वाला था। तो अब उसके हमने रिस्क निकाला असर्शन लेवल पे। अब उसके अगेंस्ट में हमें ऑडिट प्रोसीजर डिज़ाइन करना है। तो हम किस बेसिस पे ऑडिट प्रोसीजर डिज़ाइन करेंगे? तो उसी के बारे में बात करता है कि ऑडिट का क्या प्रोसीजर होगा इन दी रिस्पॉन्स टू दी असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द असर्शन लेवल। ठीक है, तो वही बोला गया है पूरा। तो दो चीज़ों के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे। पहला तो क्या कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के कितने चांसेस है, क्या लाइक्लीहुड है कि भाई मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगा। तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट मतलब क्या? रोमम कैसे आया था? इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क से आया था। तो यहाँ पे भी क्या बोला गया है? मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के क्या चांसेस है, वो किसके ऊपर बेस करेगा? तो पहला, अगर कोई ऐसे इनहेरेंट करेक्टरिस्टिक्स हमें दिख रहे हैं, तो वो किस में दिख रहे थे? वो दिख रहे थे हमारे इनहेरेंट रिस्क के अंदर। ठीक है, असर्शन लेवल पे ही सेम। तो असर्शन लेवल में सब कुछ आ जाता है, लेजर, कोई पर्टिकुलर अकाउंट या पर्टिकुलर कोई डिस्क्लोजर, पर्टिकुलर कोई ट्रांजैक्शन, तो वो सारी चीज़ें हमारे असर्शन लेवल पे कवर हो जाती है। तो उनका हम क्या देखने जाएंगे? उनका हम इनहेरेंट रिस्क देखने जाएंगे। और दूसरा हम क्या देखने जाएंगे? तो दूसरा हम देखने जाएंगे कंट्रोल रिस्क, कि भाई कितना कंट्रोल रिस्क था। तो उसके बेसिस पे हमें पता चल जाएगा कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के कितने चांसेस हैं। तो पहले तो हम वो देखेंगे। दूसरा हम क्या देखेंगे कि अगर कहीं पे हमारा रिस्क बहुत ज़्यादा है तो हम उस जगह पे जाके उसके लिए हम उतने ही ज़्यादा ऑडिट एविडेंस लेने जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक एसी है, हमें उसका ऑडिट करना है, तो हम उसका ऑडिट कैसे करेंगे? तो उसका ऑडिट करने के लिए हमें जैसे अलग अलग असर्शन चेक करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे चेक करना है कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, तो मैं कैसे चेक करूँगी? तो मैं देख के आऊँगी कि अच्छा ठीक है एसी यहाँ पे है तो ये एग्जिस्ट तो कर रहा है। सेकेंड, लेट्स से मुझे चेक करना है क्या इसका कंपनी का इसके ऊपर राइट है या नहीं है, तो मैं कैसे चेक करूँगी? तो मैं चेक करूँगी कि भाई इसका बिल है या नहीं है, इनवॉइस है या नहीं है कंपनी के पास। तो वैसे ही हम क्या करेंगे? अलग अलग ऑडिट एविडेंस लेंगे अगर हमें किसी जगह पे रिस्क हमें ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो ये प्रोसीजर डिसाइड करने के लिए कौन से दो फैक्टर्स हो गए? तो ये दो फैक्टर्स हो गए। एक क्या हो गया? रोमम हो गया। दूसरा क्या हो गया? तो दूसरा हो गया हमारा ऑडिट एविडेंस, कि भाई जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा ऑडिट एविडेंस हमारे पास होने चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करने जाएँ आप स्पेसिफिक टेस्ट ऑफ कंट्रोल के बारे में, कि भाई टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या है, तो अभी हमने बोला कि भाई ये क्या करता है, ये चेक करने के लिए कि भाई जो कंट्रोल्स हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो बताने का काम करता है। ठीक है, हाँ, जब हमने ऑडिट का फ्लो वाला देखा था, तब उस टाइम पे हमने क्या देखा कि भाई हमने वॉक थ्रू किया था। वहाँ से हमने ये देखा, अच्छा कंट्रोल को समझा कि भाई ये कंट्रोल है। कंट्रोल को समझने के बाद मैं क्या एक्सपेक्ट करूँगी? अच्छा ये कंट्रोल है तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँगी कि भाई ये कंपनी में क्या होंगे, ये कंपनी में काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो वो चेक करने के लिए कि भाई कंपनी में जो है ये कंट्रोल्स प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो उसके लिए हम क्या करने जाते थे? उसके लिए हम करने जाते थे टेस्ट ऑफ कंट्रोल। अगर हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? बाद में जाके
हमें सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर पे भरोसा करना पड़ेगा। जो भी हमारे बाद के ऑडिट प्रोसीजर होंगे उन पे हमें भरोसा करना पड़ेगा। शायद ऐसा हो सकता है कि बाद में जब हम ऑडिट प्रोसीजर करने जाएँ तो शायद वो हमें प्रॉपर उतने क्या बोलते हैं, उतना हमें वो अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ना दे पाए। तो उसके लिए हमें बेटर है ना कि हम अभी से टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर लें कि भाई जो ये कंट्रोल लगे हुए हैं ये ठीक से लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए हैं। ठीक है, अब हमें कंट्रोल चेक करना है तो हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल कब करने जाएँ? आपकी मर्ज़ी है, आपको पूरे साल में चेक करना है पूरे साल में चेक कर सकते हो, आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे चेक करना है तो आप एक पर्टिकुलर टाइम पे भी जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से हमारा ईयर एंड होता है 31 दिसंबर को, तो हमारे पास ऑप्शन है कि क्या करें, साल ख़त्म हो जाए 31 मार्च को जाके ईयर एंड होता है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है कि हम 31 मार्च के बाद जाके हम क्या करें, अपना पूरा ऑडिट स्टार्ट करें और उसके बाद जाके अपना वॉक थ्रू लें, अंडरस्टैंडिंग लें, उसके बाद टेस्ट ऑफ कंट्रोल डिसाइड करें, फिर उसके बाद जाके अपना क्या करें, अपना सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करें। क्या अगर हम 31 मार्च के बाद जाके ये सारा काम करेंगे तो क्या ये पॉसिबल है कि हम उसके बाद अपना ऑन टाइम जाके अपना ऑडिट ख़त्म कर पाएँ? तो शायद नहीं कर पाएंगे। तो फिर सजेशन क्या है? सजेशन ये है कि आप क्लाइंट का प्लेस विजिट कर लो साल ख़त्म होने से पहले। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग जनवरी में चले गए, तो आपको अंडरस्टैंडिंग ही तो लेना है, आपको कंट्रोल ही तो चेक करना है, तो आप क्या करो, साल ख़त्म होने से पहले चले जाओ। आप जनवरी में गए तो आप दिसंबर तक का आप वहाँ जाओ, वहाँ पे उनको बोलो कि भाई अच्छा आप ये तो बता दो आपका बिज़नेस कैसे वर्क करता है, आपने क्या क्या कंट्रोल्स लगा के रखे हैं, क्या कंट्रोल्स वो है नहीं है, वो चीज़ आप वहाँ पे जाके समझ लो। कब जाके समझ रहे हो आप? जनवरी में जाके समझ रहे हो, तो आप दिसंबर तक का काम तो चेक ही कर सकते हो ना। तो आपने दिसंबर तक का काम जाके चेक कर लिया कि वहाँ तक का आपने अंडरस्टैंडिंग ले लिया, टेस्ट ऑफ कंट्रोल देख लिया, सब कुछ देख लिया। ठीक है, अब आप जा रहे हो कब? अब आप साल खत्म होने के बाद जा रहे हो। लेट्स से आप अप्रैल में गए, अब अप्रैल में जा रहे हो तो क्या कंट्रोल्स चेक नहीं करने पड़ेंगे? नहीं, आपको दोबारा से फिर से कंट्रोल्स चेक करने पड़ेंगे। क्यों दोबारा से चेक करने पड़ेंगे? क्योंकि जब आप जनवरी में गए थे तब तो आपने कहाँ तक का चेक किया था? तब तो आपने सिर्फ और सिर्फ दिसंबर तक का काम चेक किया। और हमारा टेस्ट ऑफ कंट्रोल का एक मेजर पर्पज़ क्या था कि भाई जो कंट्रोल होने चाहिए वो पूरे साल में लगे होने चाहिए। तो आपको देखना पड़ेगा ना कि भाई जनवरी टू मार्च तक के टाइम पीरियड के लिए भी क्या कंट्रोल्स प्रॉपर्ली वर्क कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, क्या उसमें कोई मेजर चेंजेस आया या नहीं आया। ठीक है, तो वो भी आपको चेक करना पड़ता है। तो वही नेक्स्ट चीज़ क्या बोली गई है कि अगर आपने ऑडिट एविडेंस इंटरिम पीरियड में ले लिया, मतलब साल के बीच में ले लिया, जैसे अभी हमारे एग्जांपल में कब ले रहा था, ये जनवरी में जाके दिसंबर तक के ले रहा था। ठीक है, तो अगर आपने ऑब्टेन कर लिया ऑडिट एविडेंस इंटरिम पीरियड में जाके, तो उसके टाइम पीरियड के बाद मतलब जनवरी फरवरी मार्च में अगर कुछ भी सिग्निफिकेंट चेंजेस आए हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भी एडिशनल ऑडिट एविडेंस लेना पड़ेगा और वो जाके आपको क्या करना पड़ेगा, बाकी की चीज़ें भी जाके आपको अप्रैल में चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट यही बात करता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल के बारे में। देन उसके बाद अपने जैसे एक और बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लास्ट ईयर एक कंपनी का ऑडिट कर रही थी और अभी भी जाके इसी साल में मैं ही ऑडिट करने वाली हूँ। ठीक है, अब आपने लास्ट ईयर कंपनी का पूरा बैठ के समझा कि भाई अच्छा ये बताओ आपका क्या प्रोसीजर है, आप कैसे परचेज करते हो, क्या करते हो, तो आपने सब चीज़ आपने उससे लास्ट ईयर समझी थी। तो क्या आप इस साल जाके दोबारा से पूरा कंट्रोल टेस्टिंग या टेस्ट ऑफ कंट्रोल करने वाले हो? तो हमने लास्ट ईयर उसका ऑडिट किया, तो पिछले साल हमने उसे ऑलरेडी पूरा प्रोसेस वगैरह समझा था। ठीक है, तो इस साल जाके हम उसे ये तो नहीं बोलेंगे अच्छा भाई ये बताओ कि आप कैसे प्रोसेस करते हो, क्या है कैसा है। वो क्या बोलेगा, भाई लास्ट ईयर तो बताया था, लास्ट ईयर तो आपने सब कुछ लिखा था, सब कुछ डॉक्यूमेंट करा था, तो इस साल क्या करने वाले हो? तो इस साल आप जाओगे, आप जब क्लाइंट से मीटिंग करोगे तो आप उससे क्या पूछोगे कि भाई अभी अच्छा ये बताओ क्या क्या चेंजेस आए हैं, ये लास्ट ईयर जो आपका परचेस का फ्लो था, अभी इस साल के परचेस के फ्लो में क्या क्या चेंजेस आए। ठीक है, अगर वो ऐसा बोलता है कि भाई कोई चेंजेस ही नहीं है, इतना कोई भारी चेंजेस नहीं है, तो आप क्या करोगे, तो आप अच्छा लास्ट ईयर वाला वर्किंग लेके जो थोड़ा बहुत जो चेंजेस हुआ होगा उसको इस साल में इस साल में इनकॉर्पोरेट कर लोगे और अपना काम आगे कंटिन्यू कर लोगे। ठीक है, पर अगर वो बोले कि नहीं नहीं भाई काफ़ी चेंजेस है, ये बंदा गया, ये चेंज किया, वो चेंज किया, अगर वो ऐसा कुछ बोले कि भाई हाँ चेंजेस हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से पूरा अपना कंट्रोल टेस्टिंग करना पड़ेगा। अच्छा, अगर चेंजेस नहीं है तो क्या हम हर साल ऐसे ही करते रहेंगे क्या? हर साल हम जो जो थोड़े बहुत चेंजेस आए उनको इनकॉर्पोरेट करते जाएं और अपना आगे काम चलाते जाएं, तो क्या ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं, आपको 3 साल में एक बार तो कंट्रोल टेस्टिंग करना ही पड़ता है कि चेक करने के लिए कि भाई सारे जो भी हमारे कंट्रोल्स है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि अगर उसने बोल दिया चेंजेस नहीं आया तो आप कुछ भी कंट्रोल चेक नहीं करोगे। जितने भी रेलिवेंट कंट्रोल हैं, जो भी आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये तो चेक करना चाहिए, उनको तो आप फिर भी चेक करने जाओगे, भले ही आपने लास्ट ईयर का काम ही या फिर लास्ट ईयर के वर्क पेपर्स ही क्यों ना कंसिडर किए हो तो भी।
अब आपने जाके कंट्रोल टेस्टिंग किया, ठीक है। अब आप ये देखोगे कि भाई जो रेलेवेंट कंट्रोल है वो इफेक्टिवली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर वो जो कंट्रोल्स हैं वो इफेक्टिवली काम नहीं कर रहे तो अब आप क्या करोगे? आप डायरेक्टली वो बोल दोगे कि भाई ये नहीं वर्क कर रहे, नहीं। फिर आप चेक करोगे कि अगर कंट्रोल फेल हुआ है तो कंपनी के पास उस रिस्क को ख़त्म करने के लिए, उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए कंपनी के पास कोई दूसरा कंपनसेटिंग कंट्रोल है या नहीं है तो बहुत बढ़िया, वो रिस्क अपने लिए मिटिगेट हो गई। पर अगर नहीं है तो फिर क्या करोगे? अगर वो मिसस्टेटमेंट आप जो भी रिस्क है या जो भी प्रॉब्लम है वो ऐसा दिखा रही है कि भाई कंट्रोल वर्क नहीं कर रहा है, तो फिर आप क्या करोगे? आप वो वीकनेस को लेके उस वीकनेस के बारे में आप क्या करोगे? अपने मैनेजमेंट से और TCWG के साथ बात करोगे एज़ पर SA नंबर 265 जो बात करता है कम्युनिकेशन को लेके, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अच्छा, अगर रिस्क होगा तो ही हम कंट्रोल चेक करने वाले हैं कि ऐसा है क्या? नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल परचेज है, परचेज सिर्फ एक इंसान चेक कर रहा है, तो क्या यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि कोई रिस्क है? हाँ, आपको तो लग रहा है कि यहाँ पे रिस्क है कि भाई एक इंसान शायद से मिसयूज़ कर सकता है अपने अथॉरिटी का, भले ही वो इंसान सही काम कर रहा हो, ठीक है। भले ही वहाँ पे रिस्क नहीं, मतलब वहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो इंसान गलत ही काम कर रहा है, तो भी आपके हिसाब से तो वो वहाँ पे आपके लिए क्या हो गया? इनइफेक्टिव कंट्रोल हो गया। तो भी आप क्या करने जाओगे? चेक करने जाओगे, ठीक है। अगर मिसस्टेटमेंट मिल रहा है तो भी, और अगर मिसस्टेटमेंट नहीं भी मिल रहा है तो भी आप ये बोल सकते हो कि भाई कंट्रोल इफेक्टिव वर्क नहीं कर रहा है, और TCWG के साथ बात करोगे। अच्छा, ऐसे अभी आपने ठीक है डिसाइड कर लिया कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल है, तो क्या कभी आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल को रीटेस्ट भी करना पड़ेगा कि दोबारा से टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी परफॉर्म करना पड़ेगा? हाँ, ऐसा सिचुएशन आ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपना कंट्रोल एनवायरनमेंट देख रहे हो, बाद में आपको क्या लगा कि इसमें कुछ ना कुछ तो डेफिशिएंसी है, ठीक है। या फिर जो कंट्रोल्स को मॉनिटर करते हैं ना, उस वो वाली सिचुएशन में कुछ प्रॉब्लम है। और क्या हो सकता है कि भाई पहले जो इंसान था अभी वो पर्सन चेंज हो गया है, तो हमें ऐसा लगता है कि जो कंट्रोल्स है वो प्रॉपर्ली अप्लाई नहीं हो पाएंगे, ठीक है। अभी कुछ ना कुछ सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए हैं जिसके कारण हमें ऐसा लगता है कि भाई कंट्रोल्स में हमें चेंजेस करने का ज़रूरत है। या फिर हमने बाद में चेक किया तो हमें ऐसा लगता है कि जनरल IT कंट्रोल्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। या फिर हमें कोई एलिमेंट समझ नहीं आ रहा है, तो देयर आर रीज़न कि हमें जब क्या करना पड़ेगा? टेस्ट ऑफ कंट्रोल को रीटेस्ट करना पड़ेगा। जैसे 6 पॉइंट बोले, पहला क्या कि भाई डेफिशिएंट कंट्रोल इन्वायरमेंट है, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल में थोड़ा डेफिशिएंसी है, या फिर मैनुअल एलिमेंट जो इंपॉर्टेंट मैनुअल एलिमेंट है उसमें हमें कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है, या फिर पर्सनल चेंज हो गया, मतलब कोई इंसान चेंज हो गया, कोई सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए, या फिर जनरल IT कंट्रोल्स में हमें प्रॉब्लम दिख रही है। तो ये सब चीज़ें हमारे किस बारे में बात करी थी? ये सब चीज़ें हमारी बात करी थी टेस्ट ऑफ कंट्रोल के बारे में, ठीक है। हमने क्या बोला था? ऑडिटर का रिस्पॉन्स आता है टू दी असेस्ड रिस्क। ऐसे का क्या नाम था? ऑडिटर का रिस्पॉन्स टू असेस्ड रिस्क। तो एक तो हमने कहाँ पे बात कर लिया? ये इस पूरे के ऊपर बात कर लिया टेस्ट ऑफ कंट्रोल के बारे में। यहाँ पे सेकंड चीज़ भी आती है। सेकंड चीज़ क्या आती है? दैट इज सब्सटेंटिव प्रोसीजर। आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल डिसाइड किया, टेस्ट ऑफ कंट्रोल के बेसिस टेस्ट ऑफ कंट्रोल किया, उसके बेसिस पे उसके बाद जाके आप क्या करते हो? सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने जाते हो। सब्सटेंटिव प्रोसीजर में दोनों चीज़ें आती है, टेस्ट ऑफ डिटेल भी आता है और सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स भी आते हैं, ठीक है। ये इसमें सब्सटेंटिव प्रोसीजर में जाके हम क्या करते हैं? इसमें हम डिटेक्ट करना चाहते हैं कि क्या कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं है। देखो, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में हम चेक कर रहे थे कि भाई कंट्रोल प्रॉपर्ली वर्क करते हैं या नहीं। यहाँ पे हमारा क्या पर्पस है? तो यहाँ पे हमारा पर्पस है मिसस्टेटमेंट ढूंढना, ठीक है। अच्छा, क्या ऐसा है क्या हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर तो ही परफॉर्म करेंगे अगर हमें रिस्क मिलेगा? जैसे एक एग्जांपल लेती हूँ मैं सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर का। जैसे हम एक्सटर्नल कन्फर्मेशन लेते हैं, तो क्या हम एक्सटर्नल कन्फर्मेशन तभी लेंगे जब हमें रिस्क मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। रिस्क हो चाहे नहीं हो, हमें तो भी सब्सटेंटिव प्रोसीजर तो परफॉर्म करने ही करने हैं सारे मटेरियल क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए। अब व्हाट इज मटेरियल? मटेरियल कैसे पता चलेगा? तो वो पता चलेगा एज पर SA 320 जो हमने बात किया था ना वहाँ पे जाके कि हमें सिग्निफिकेंट अकाउंट्स का सिलेक्शन करना रहता है। तो वो हम वहाँ से डिसाइड करेंगे कि भाई हमारे लिए क्या चीज़ मटेरियल है, कौन सा ट्रांजैक्शन मटेरियल है, कौन सा अकाउंट बैलेंस मटेरियल है, कौन सा डिस्क्लोजर मटेरियल है। तो वो हम उस बेसिस पे डिसाइड करेंगे, और जितनी भी चीज़ें हमारे लिए मटेरियल है उनके ऊपर हम सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे ही करेंगे, चाहे वो हम वहाँ पर रिस्क हो चाहे वहाँ पर रिस्क ना हो, ठीक है। अब आप सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर जब परफॉर्म कर रहे होगे तो उस टाइम पे आप क्या चीज़ देखोगे? जैसे फॉर एग्जांपल मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्लोजिंग का चेक करने जा रही हूँ, तो आप चेक करोगे, रिकनसाइल करोगे, मैच करोगे, अग्री करोगे कि भाई जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिख रहा है और जो रिकॉर्ड्स हैं वो दोनों आपस में मैच कर रहे हैं या नहीं।
ठीक है। जैसे लेजर है तो लेजर का बैलेंस शुड बी मैच विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बैलेंस, ठीक है। सारी जर्नल एंट्रीज को आप चेक करने जाओगे, सारे जो भी मेन आपने एडजस्टमेंट किए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट आपको दिख रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते टाइम आपने की है, आप उनको चेक करने जाओगे, ठीक है। अगर आपको किसी जगह पे कोई सिग्निफिकेंट रिस्क दिख रही है कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये तो मतलब जनरल रिस्क नहीं है, ये तो सिग्निफिकेंट रिस्क है, तो उसके लिए आप कंट्रोल भी कौन सा लगाओगे, उसके लिए आप रिस्पॉन्स भी कैसा दोगे, तो उसके लिए रिस्पॉन्स भी आप सिग्निफिकेंट वाला रिस्पॉन्स दोगे, ठीक है, रिलेटेड टू दैट सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर, ठीक है। अब सब्सटेंडेड ऑडिट प्रोसीजर आप कब करोगे, तो सेम जैसे हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल कब कर रहे थे, इंटरिम पीरियड में जाके करे आ रहे थे 9 महीने के बाद, जैन में जाके दिसंबर तक का करे आ रहे थे, और फिर बैलेंस पीरियड हम बाद में कवर कर रहे थे। तो यहाँ पे भी हम क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पे भी हम वैसे ही करने वाले, ठीक है। पहले इंटरिम डेट में जाके आप करे आओगे, फिर उसके बाद रिमेनिंग पीरियड बाद में जाके कवर कर लोगे, ठीक है। क्या हम सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर जो है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन वगैरह के लिए करेंगे, तो नहीं, सब चीज़ों के लिए करोगे कि भाई प्रॉपर प्रेजेंटेशन है या नहीं, प्रॉपर डिस्क्लोजर दिए गए हैं या नहीं, जो भी हमारा एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं या नहीं, तो आपको वो भी चेक करना रहेगा, ठीक है। आपने ऑडिटर को बाद में सबको चेक करने के बाद ये कंक्लूड करना पड़ेगा कि भाई उसके पास सफिशिएंट ऑडिट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है या नहीं, जिसके बेसिस पे ही वो क्या करेगा, अपना ओपिनियन फॉर्म करेगा, ठीक है। अगर उसके पास सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल पाते तो उसको क्या करना है, उसको ट्राई करना है कि भाई और वो कोई फर्दर ऑडिट एविडेंस ले ले। अगर उसको वो भी नहीं मिल पाता है तो फिर वो क्या करेगा, अपना ओपिनियन जो होगा वो क्वालिफाई कर देगा या फिर वो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे देगा। जो कौन बात करता है, जो बात करता है SA नंबर 705, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पूरा सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर चलने वाला है, ठीक है। अब ऑडिटर ने सब कुछ काम किया तो ऑडिटर को लिख के रखना पड़ेगा। तो ऑडिटर को क्या क्या लिखना पड़ेगा, तो ऑडिटर को लिखना पड़ रहा है सबसे पहले तो कि भाई उसने उसको जब रिस्क असेस हुई तो उसने उसके अगेंस्ट में क्या रिस्पॉन्स लिया, ठीक है। अब उसका रिस्पॉन्स था तो उसने रिस्पॉन्स के टाइम जब उसका, ठीक है, उसने देखा कि रिस्क है, उसने कोई रिस्पॉन्स दिया, फिर रिस्पॉन्स उसने देखा कि चलो अच्छा करना है नहीं करना है, मटेरियल है नहीं है, ये चीज़ें उसने डिसाइड करी। उसके बाद जाके तो उसने किस बेसिस पे डिसाइड करा, ठीक है, उसका क्या रिस्पॉन्स आया था रिस्क देखने के बाद, फिर उसके बाद उसको ठीक करने के लिए उसने क्या प्रोसीजर अपनाया, फिर वो प्रोसीजर अपनाने के बाद क्या रिजल्ट में कुछ चेंज आया या नहीं आया, तो उसको वो सारी चीज़ें चेक करनी जानी पड़ेंगी, ठीक है। अगर जैसे हमने क्या बोला था अभी टेस्ट ऑफ कंट्रोल के टाइम पे कि हम पुराना भी पीरियड का जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर उसने पुराने पीरियड का टेस्ट ऑफ कंट्रोल यूज़ किया है, ठीक है, तो उसको ये लिखना पड़ेगा कि भाई उसने किस बेसिस पे कंक्लूजन ड्रॉ किया जब उसने प्रीवियस पीरियड का टेस्ट ऑफ कंट्रोल यूज़ किया था तो नहीं, ठीक है। तो उसको वो भी चीज़ें कंसिडर करनी पड़ेंगी। एज वेल एज जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैच करने गया था रिकॉर्ड्स के टाइम पे, तो उसने किस बेसिस पे कंक्लूड किया कि भाई ये जो मैच हो रहा है वो मतलब कि भाई ये रिकंसाइल हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसको ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। जैसे अभी हमने सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर के टाइम पे क्या बोला कि भाई अगर रिस्क नहीं भी होगा तो भी हम लोगों को मैच करना है, ठीक है, मतलब रिस्क नहीं भी होगा तो भी आपको सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर तो परफॉर्म करना ही है। अभी हमने ये बोला, तो एक एग्जांपल लेके बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, कंपनी में देखा गया कि भाई उधर का रिस्क बहुत लो है, ठीक है, तो भी ऑडिटर जाके क्या कर रहा है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले रहा है। एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्या हुआ, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, तो क्या वो सही कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे देखो भाई ऐसा नहीं है कि रिस्क होगा तो ही हमें सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना है, रिस्क नहीं है तो भी हम क्या कर सकते हैं, तो भी हम सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कर रहा है तो वो गलत नहीं कर रहा। अब जैसे एक्सटर्नल कन्फर्मेशन वाला एग्जांपल है यहाँ पे, तो एक्सटर्नल कन्फर्मेशन के लिए हम कब यूज़ करने जाते हैं एक्सटर्नल कन्फर्मेशन, तो जो ऑडिटर है वो एक्सटर्नल कन्फर्मेशन कब करता है, तो वो करता है जैसे जब लेट्स से उसको चेक करनी है असर्शन, कौन सी वाली असर्शन, अकाउंट बैलेंस वाली, कि भाई किसी पर्टिकुलर पार्टी का अकाउंट बैलेंस ठीक है या नहीं, और अगर वो पर्टिकुलर असर्शन को चेक करने के लिए वो एक्सटर्नल कन्फर्मेशन ले रहा है तो ठीक है, ठीक है। जैसे या फिर फॉर एग्जांपल उसको चेक करना है कि भाई ये एग्रीमेंट है तो इसके जो टर्म्स हैं बिटवीन दी कंपनी, बिटवीन दी एंटिटी एंड दी अदर पार्टी, क्या वो अग्रीमेंट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है, उसको चेक करना है कि भाई ये ठीक है या नहीं है, तो उसके लिए वो परफॉर्म कर सकता है एक्सटर्नल कन्फर्मेशन। तो एंटिटी ऐसा नहीं बोल सकती कि आप ये गलत कर रहे हो, आपको नहीं करना चाहिए, कहाँ कोई प्रॉब्लम है, तो नहीं, ये ऑडिटर की अपनी मर्जी है कि भाई उसको किस रिस्क को कैसे असेसमेंट करना है, ये उसका पर्सनल जजमेंट है, ठीक है। और क्योंकि इंटरनल कंट्रोल में कुछ ना कुछ इनहेरेंट लिमिटेशन होती हैं, तो उनको कम करने के लिए भी अगर वो क्या बोलते हैं एक्सटर्नल कन्फर्मेशन करना चाहता है तो कर सकता है। दैट इज़ टोटली बेस्ड अपॉन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म कि भाई
ऑडिटर की क्या इच्छा है। तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर तभी करने हैं जब रिस्क नहीं है। अगर रिस्क है तो ही करने, ऐसा नहीं है। अगर रिस्क नहीं भी है तो भी आप सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर तो कर ही सकते हो। ये सब बात करता है हमारा ऐसे नंबर 330। तो ऐसे का क्या नाम था, ऑडिटर का रिस्पॉन्स टू दी असेस्ड रिस्क। रिस्क यहाँ पे कौन कौन सी बात करी गई, तो पहले बात करी गई टेस्ट ऑफ कंट्रोल के टाइम पे अगर कुछ रिस्क आ रहा है तो वो, और बाद में सब्सटेंटिव प्रोसीजर के टाइम पे अगर कोई रिस्क आ रहा है तो वो दोनों को कैसे चेक किया जाएगा।